अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अमी और आज हमारा जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है वो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के हम लेक्चर शुरू करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज उन क्वेश्चंस के हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करें, एमसीक्यूज भी करें, और अगर उस टॉपिक के अंदर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो भी आपको बताया जाए। तो देखें, हमारा जो आज का टॉपिक है केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 वो है एटम से रिलेटेड। टॉपिक 1.1 बुक का पहला चैप्टर का पहला ही टॉपिक है एटम। अब उस एटम के टॉपिक के अंदर मैंने जो कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला मैंने लिखा हुआ है, ग्रीक फिलोसफर्स के क्या क्या आइडिया था एटम के बारे में, डेमोक्रिटस का क्या आइडिया था, डाल्टन की थ्योरी क्या है, एटम क्या होता है उसके एग्जांपल्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ एटम्स देखेंगे और उनकी एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं और उनके नाम, और एंड पे बेrzelius का क्या काम है या वर्क ऑफ बेrzelius के बारे में हम जानेंगे। तो इन सब चीज़ों का जवाब देखने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक दीवार है, ये एक मैंने दीवार बनाई है। अब आपको पता है कि जो दीवार है, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं, मादा। मैटर के बारे में हम छोटी क्लासों से पढ़ना शुरू करते हैं कि हर वो चीज़ जो जगह रखती है और वजन रखती है उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर जो होता है, अब उसी की एग्जांपल अगर देखने की एक दीवार है तो वो दीवार भी क्या है, एक मैटर ही है, क्योंकि एक तो वो क्या करे, जगह घेर रही है, और दूसरा उसका वजन भी होता है। तो अगर मैं इस दीवार पूरी को क्या लेता हूँ, मैटर, तो दीवार किस चीज से मिलकर बनी होती है, ईंटों से। तो ये सारी ईंटें हैं। तो इसका मतलब है कि मैं ईंटों को या ब्रिक्स को मैं कह लेता हूँ कि वो क्या चीज है, एलिमेंट। यानी कि एक पूरी दीवार जो है उसको मैं कह लेता हूँ कि वो मैटर है, और वो जो दीवार ईंटों से बनी हुई है उनको मैं कहता हूँ कि वो एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर जो होता है वो असल में एलिमेंट से मिलकर बना है। अब एलिमेंट्स में अब जाहिर सी बात है ईंटें हैं, तो कोई एक ईंट उठा लें और उस ईंट को देखें तो वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी चीज़ से तो मिलकर बनी होगी। वो जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है उसको मैं नाम दे देता हूँ कि वो क्या है, एटम्स। अब एक छोटी सी बात मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैटर जो होता है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। बड़ी सादा सी बात कर रहा हूँ। और एलिमेंट्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से। यानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक दीवार है और दीवार को हम मैटर लेते हैं, और दीवार में जो ईंटें हैं उनको हम कहते हैं वो एलिमेंट्स हैं। और उन ईंटों के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स या जर्रे हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, ईंट को, मैंने उन छोटे छोटे जर्रों को क्या कह दिया, एटम्स। अब ग्रीक फिलोसफर्स ये कहते थे कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, और ये एटम मजीद तकसीम नहीं हो सकता। ये कौन कहते थे, ग्रीक फिलोसफर्स। तो ग्रीक फिलोसफर्स का ये आइडिया मैंने आपको समझाने की कोशिश की है सादा लफ्ज़ों में कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना होता है। उनको उन्होंने नाम दिया है एटम, जो कि मजीद तकसीम नहीं हो सकता। तो पहले सवाल का आपको आंसर पता चल गया कि ग्रीक फिलोसफर्स के नज़दीक जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का उसे हम क्या कहते हैं, एटम। और वो ग्रीक लफ्ज एटमस से निकला है। ग्रीक लफ्ज एटमस, एटमस का मतलब ही यह क्या होता है, जो मजीद तकसीम ना हो सके। तो पहली बात जो इस टॉपिक की है वो यही बताना चाह रहा हूँ कि ग्रीक फिलोसफर्स के नज़दीक मैटर
छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनाता है। उन सब यूनिट्स को हम क्या कहते होते हैं? एटम्स। और वो एटम्स को उन्होंने नाम दिया था कि वो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते। अब उन्होंने तो कहा था कि ये जो एटम है ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, बात ख़त्म होगी। लेकिन फिर डेमोक्रिटस था, उसने कहा था कि ये जो सब यूनिट है, जो छोटी चीज़ है एटम, इसको उसने नाम एटम का दिया क्योंकि ये जो सब यूनिट है, छोटा सब यूनिट, ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता था। उसने कहा, डेमोक्रिटस ने, उसने कहा जी कि वो जिसकी बात कर रहे हैं ना कि वो जो सब यूनिट है जो कि मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, वो ना तकसीम होने वाले ज़र्रे को हम क्या कहते होते हैं? एटम्स। यानी कि ग्रीक फिलासफर ने जनरल आइडिया दिया कि मैटर छोटे सब यूनिट्स के पे मुश्तमिल होता है जो कि मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते। और डेमोक्रिटस ने यह कह दिया कि वो जो नहीं तकसीम हो सकता ज़रा, उसे हम क्या कहते होते हैं? एटम। और ये एटम जो है ना, असल में एटमस ग्रीक या यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नॉट डिविजिबल। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ग्रीक फिलासफर्स ने क्या कहा था और डेमोक्रिटस ने फिर उसको मज़ीद क्या बताया। अब उसके बाद हम देखते हैं जी जॉन डाल्टन। अब हुआ क्या जी कि जॉन डाल्टन जो था, जॉन डाल्टन, ये एक अंग्रेज इंग्लिश टीचर था, स्कूल टीचर। उसने एक थ्योरी पेश की थी। उसने कहा था कि ये जो मैटर है, ये जो मैटर है, ये एलिमेंट्स से मिलकर बना। किससे मिलकर बना? एलिमेंट्स से। वही दीवार और ईंटों वाली बात है कि डाल्टन ने अब अपनी एक थ्योरी पेश की जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। कि क्या कह रहा है जी कि जो आपके पास मैटर है, ये जो मैटर है ये एलिमेंट्स से मिलकर बना। और ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनके अंदर एटम्स जो होंगे वो मुख्तलिफ किस्म के होंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे? एटम्स होंगे। यानी इसको मैं सादा सी बात में कहता हूँ कि डाल्टन ने ये थ्योरी पेश की थी कि हमारे पास एक दीवार है, जनरल बात कर रहा हूँ, एक दीवार है, उसके अंदर क्या है? ईंटें हैं। तो दीवार क्या हो गई? मैटर। और उसके अंदर जो ईंटें होंगी वो क्या होंगी? एलिमेंट्स। और वो जो ईंट हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में मुश्तमिल होते हैं जिसे हम क्या कहते होते हैं? एटम्स। अब उसने कहा था कि वो जो दीवार है ना उसके अंदर मिट्टी वाली भी ईंटें हैं, सोने की ईंटें भी हैं और चांदी की ईंटें भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाल्टन ने एक ही बात की है कि मैटर जो होता है वो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है और उन एलिमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो ये था डाल्टन की थ्योरी। तो यानी तीन चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं। ग्रीक फिलासफर्स के मुताबिक क्या था कि मैटर जो होता है ना वो छोटे यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। और उन एटम्स को नाम दिया किसने? डेमोक्रिटस ने। और फिर डाल्टन ने एक थ्योरी पेश किया जी क्या कि जो मैटर होता है वो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है और उन एलिमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो ये तीन चीज़ें हो गई हमारी अभी तक के पार्ट में। उसके बाद एटम आ गया। इसकी डेफिनेशन है तो एटम आपने क्या करना? एटम ये, अब मैंने अभी बताया था कि ये मैटर होता है। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एलिमेंट से। और एलिमेंट्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? एटम से। अब एटम क्या चीज़ है? तो जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हमेशा स्टार्ट छोटी चीज़ से होता है। केमिकल रिएक्शन में स्टार्ट छोटी चीज़ से होता है। जैसे हम लकड़ियों को आग लगाते हैं तो पहले माचिस की तीली जलाकर आग लगानी पड़ती है, फिर पूरा का पूरा जंगल ही जल जाता है। तो इसी तरह से एटम क्या चीज़ है? तो डेफिनेशन में आपने कहना है एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? मैटर का। स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट
जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, उसे हम क्या नाम देते होते हैं? एटम। तो यानी कि चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है एटम के बारे में। तो मैंने कहा जी एटम असल में स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो आप मैटर का कह लें या वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप कह लें एलिमेंट का, जो क्या करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। अब एटम आपको पता है मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसा कि आपने 9th की डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट्री में पढ़ा था। एटम जो होता है वो आपने याद रखा जी कि क्या होते हैं जी? कार्बन का एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी तरह से आप क्या कहें सोडियम। तो ये सारी मिसालें हैं किसकी? एटम की। अब आगे जो असल मेन चीज़ है वो एटम्स के टाइप्स क्या हैं। तो आपने याद रखना टाइप्स ऑफ एटम्स। तो एटम्स की दो टाइप्स हैं, एक है जी जो आज़ाद रह सकते हैं, और दूसरा है जो आज़ाद ना रह सकें। मतलब क्या? ऐसे एटम्स जो आज़ाद रह सकते हैं, उनको किसी और के साथ मिलने की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें हम क्या कहते होते हैं? कि वो आज़ाद रह सकते हैं। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है आज़ाद रह सकते हैं। अब इनकी मिसाल क्या होगी? जैसे कि नोबल गैसेज आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। तो ये सारे ऐसे एटम्स हैं जो आज़ाद रह सकते हैं अकेले अकेले। ये अकेला रह सकता है, ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला। तो इनको हम कहेंगे कि ये एटम की वो टाइप है जो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ाद रह सकती है। और जो नहीं रह सकते उन्हें हम क्या कहते होते हैं? उन्हें हम कहेंगे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसकी मिसाल क्या है? जैसे ऑक्सीजन है, तो अब हमेशा ऑक्सीजन को हम O2 की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका मतलब अकेली ऑक्सीजन हम कहीं पे भी नहीं लिखते, O2 ही लिखते हैं। नाइट्रोजन है तो हम नाइट्रोजन गैस लिखते हैं, यानी अकेले नाइट्रोजन आइटम भी नहीं रह सकता, अकेला ऑक्सीजन आइटम भी नहीं रह सकता। इस तरह से और काफ़ी मिसालें हैं। क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन अकेला भी नहीं रह सकता। तो ये वो आइटम है जो आज़ाद नहीं रह सकते, और ये वो हैं जो आज़ाद रह सकते हैं। तो इसका मतलब है जो हमारे पास चौथा और पांचवा सवाल है उसको क्या कहेंगे कि एटम की तारीफ करने के स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। और दूसरे नंबर पे है जी एटम की दो टाइप्स मैंने बताई हैं, एक है जी जो आज़ाद रहते हैं और एक जो आज़ाद नहीं रह सकते। उनकी मिसालें मैंने आपको बता दी हैं कि जो आज़ाद रहते हैं उन्हें कहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, और जो आज़ाद नहीं रह सकते वो है क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह। ये हो गया आपके इस टॉपिक में अभी तक के 5 क्वेश्चंस। अब छठा क्वेश्चन है वो कहता है ये बाद में रिसर्च हुई है कि एटम को तो मजीद भी क्या किया जा सकता है? तकसीम किया जा सकता है। यहाँ तक उनका आइडिया था कि उनको मजीद एटम जो है ना वो तकसीम नहीं हो सकता, लेकिन आजकल की जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि एटम को 102 मजीद हिस्सों में या इससे भी ज़्यादा हिस्सों में तकसीम किया जा चुका है। लेकिन हमारी जो क्लास है उसके में आपने ये याद रखना है कि बुनियादी तौर पे एटम जो होता है उसके 3 हिस्से हैं, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं। कि एटम के दरमियान में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, और बाहर न्यूक्लियस के क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जो अभी तक पढ़ते हैं ना 9th 10th पर, या अभी भी हम पढ़ते हैं, तो हम बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स को ही स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे कौन सा? इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पे प्रोटॉन, तीसरे नंबर पे न्यूट्रॉन, और इन्हीं को कहते होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल का मतलब बुनियादी, यानी बुनियादी पार्टिकल जो एटम के हैं वो कितने हैं? 3। वैसे तो 102 से भी ज़्यादा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के अलावा न्यूट्रिनो, प्रोटीनो, तो इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन जो बुनियादी पार्ट हैं एटम के वो कितने हैं? 3। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरे ख्याल में समझ आ चुकी होगी। अब जो आखिरी काम रह गया आज के टॉपिक का
जो कि एटम से रिलेटेड था। उसमें क्वेश्चन ये है कि बेrzelius ने क्या काम किया। तो बेrzelius ने क्या काम किया जी, उसने दो काम किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। बेrzelius का काम जो है वर्क ऑफ बेrzelius, बेrzelius ने दो काम बहुत इंपॉर्टेंट किए हैं। कौन कौन से जी? एक तो उसने क्या किया जी, एटॉमिक मैसेज एलिमेंट की मालूम किया, एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज मालूम किया। दूसरे नंबर पे उसने क्या काम किया, उसने एटम्स एलिमेंट्स को सिंबल में लिखना शुरू किया। यानी बेrzelius ने दो काम आपने याद रखने हैं। एक तो आपने एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो किसने मालूम किया है, बेrzelius ने। और जो एलिमेंट्स को सिंबल देते हैं, जैसे कि सोडियम के लिए Na, पोटाशियम के लिए K, हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N, क्लोरीन के लिए Cl, ये जो सिंबल्स हैं ये किसने डेवलप किए हैं, बेrzelius ने। और जो एटॉमिक मैसेज है यानी कि एलिमेंट्स के ऊपर जो लिखी होती है, ये यहाँ पे लिखी होती है हाइड्रोजन 1 1, ये जो ऊपर लिखा होता है इसे क्या कहते हैं, एटॉमिक मैस। ऑक्सीजन के ऊपर लिखा होता है, ये देखें, तो ये जो आपके पास नीचे लिखा होता है एलिमेंट के नीचे, इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और ये जो ऊपर लिखे होते हैं इसे एटॉमिक मैस कहते हैं। तो ये जो एटॉमिक मैस है एलिमेंट्स के ऊपर जो लिखी जाती है, ये भी किसने डेवलप किया है या मालूम किया, बेrzelius ने। और दूसरे नंबर पे एटम्स एलिमेंट्स को सिंबल जो दी गई है वो भी किसने दिया, बेrzelius ने। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था 1.1। बोर्ड के पेपर में अगर इनमें से एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो एक ये कभी कभी हुआ, कभी ये आया, और एक ये डाल्टन थ्योरी के बारे में। बाकी एमसीक्यूज के लिए है, लेकिन आप लोगों ने इन 7 क्वेश्चंस को तैयार करना जो कि पहले टॉपिक में है। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज आपको लेक्चर दिया जाए और उसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको साथ लिखा जाए, ताकि पता चले कि इस टॉपिक में कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से आ सकती है। तो आपके पास ये बुक है, इस बुक में देखें तो मैंने ये एटम का कवर किया यहाँ से लेके पहले पेज पे, एविडेंस ऑफ एटम से पहले पहले। तो ये टॉपिक आप घर में बैठ के एक बार रीड कीजिएगा और मेरे ये जो क्वेश्चन हैं उनके साथ इनको कंपेयर कीजिएगा। आई होप कि इस पूरे पैरे को आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।